नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने सेल्स वाउचर में सारी एंट्री करना सीख लिया है। अब सीखेंगे पेमेंट वाउचर में एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वाउचर में किस प्रकार से किस और कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाती हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिस मिलता रहे और आपके चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वाउचर में एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी और कैसे कैसे एंट्रियाँ की जाती हैं। साथियों, हमने सेल्स वाउचर में सभी प्रकार से एंट्री को करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर में एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर पेमेंट वाउचर में एंट्रियाँ किस प्रकार से कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाती हैं। इसके लिए फिर हम साथियों वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे वाउचर एंट्री में। F5 की को प्रेस कर देंगे। अब एक बात साथियों आपको ध्यान से समझ लें, ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चंस रहता है, उसी का मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। साथियों, जब भी आप टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और जो भी सारी की सारी वीडियो बनाता हूँ वह सारी एजुकेशनल वर्जन में ही बनाता हूँ, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि सर जो कर रहे हैं कि सर के पास लाइसेंस वर्जन है और हमारे पास तो एजुकेशनल वर्जन है। तो सर जो हमको करके बता रहे हैं वह हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल वर्जन है। तो साथियों, आप ध्यान रखें कि मैं भी एजुकेशनल वर्जन यूज़ करता हूँ और आप जब एजुकेशनल वर्जन यूज़ करेंगे तो जो मैं इसमें कर पा रहा हूँ वह भी आप कर पाएंगे। अब समझ लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि साथियों, जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन यूज़ करेंगे तो इसमें आप सिर्फ 1 महीने की यानी हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख में ही एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि साथियों इसमें 1 अप्रैल आ रहा है और मैं डेट चेंज करने के लिए F2 की को प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए 2 अप्रैल तो यहाँ पर आ गया। फिर मैंने F2 प्रेस किया और 3 अप्रैल किया और एंटर प्रेस किया तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ही आपको समझ आए कि हर महीने की आपको 1 और 2 तारीख की आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद और जो कोई डेट है उसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। यही एजुकेशन वर्जन में होता है। और एक बात, जिन महीनों में 31 तारीख आती है उन महीनों की आप 31 तारीख में भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर F2 की प्रेस कर देता हूँ, 1 मई करता हूँ तो देखिए 1 मई यहाँ पर डेट आ गई। इसके बाद फिर मैंने F2 प्रेस किया, करता हूँ 2 मई का, 2 मई करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो 2 मई यहाँ पर आ गई। फिर से मैंने F2 प्रेस किया, 3 मई करता हूँ तो यहाँ पर 3 मई नहीं आ रहा, लेकिन यह जो मई का महीना है इसमें 31 तारीख भी होती है। मैं इसमें 31 मई करूँगा तो देखिए 31 मई आ गई, यानी 31 मई का महीना था जो मई का, मैंने 31 तारीख करी तो 31 मई इसमें आ गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशन वर्जन में जब आप काम करेंगे तो केवल हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख में ही एंट्री कर पाएंगे। जिन जिन महीनों में 31 तारीख आती है, जैसे कि जुलाई के महीने में 31 तारीख आती है तो जुलाई में 31 तारीख में आप एंट्री कर सकते हैं। अगस्त महीने में 31 तारीख आती है तो आप अगस्त के महीने में 31 तारीख में एंट्री कर सकते हैं। तो ये है, आपको ध्यान रखना है और यह टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की बाउंडेशन है और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि हम भले ही किसी भी डेट में एंट्री कर रहे हैं मगर हम एंट्री करना तो सही तरीके से सीख रहे हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सारा काम अच्छी तरह सीख तो रहे हैं, डेट इसमें कोई मायने नहीं रखती और हमें टैली प्राइम में काम करना अच्छी तरीके से आ रहा है। और जब आप लाइसेंस वर्जन में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी सारा काम इसी प्रकार से ही करेंगे, बस उसमें हम हर महीने की कोई सी भी डेट चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, मैं F2 की प्रेस कर देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ 1 अप्रैल। अब पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सीखते हैं। साथियों, पेमेंट वाउचर में आपको वह सारी एंट्री करनी है जो आप अपनी कंपनी के द्वारा किसी दूसरे को पेमेंट करने जा रहे हैं, यानी आप अपनी कंपनी से किसी अन्य को पेमेंट दे रहे हैं यानी पैसा दे रहे हैं। अब वह आपके सप्लायर हो सकते हैं या अन्य कोई भी हो सकता है। सप्लायर का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है जिसमें आप कोई भी सामान परचेज करते हैं और उनको पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। इसके अलावा मान लीजिए आपने कुछ भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, जैसे कि अपने बिजनेस यूज़ करने के लिए कंप्यूटर परचेज किया और जिससे भी आपने कंप्यूटर परचेज किया है उसको भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो उसकी एंट्री भी साथ में आपको पेमेंट वाउचर में करनी होगी। इसके अलावा ड्राइंग अकाउंट्स की एंट्री भी आपको पेमेंट वाउचर में करनी होगी, यानी हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं उनको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वह कंपनी से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग की जो एंट्री करनी होगी तो वह भी एंट्री साथियों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी होगी। मैं आपको ये सारी एंट्री करके बताऊंगा। इसके अलावा बैंक चार्जेस, तो बैंक जो
हमें सुविधा देता है उसके बदले में वह हमसे कुछ सर्विस चार्ज लगाता है, और जो सर्विस चार्ज हमारे ऊपर लगाता है तो उस पर वह 18% जीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट करता है, यानी जीएसटी भी हमसे लेता है। बैंक चार्जेस की जो भी एंट्री है वह साथियों आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। किस तरह से करनी है, चलिए मैं आपको ये करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट वाउचर में मुझे पेमेंट करना है जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे भी हमने उधार परचेज की थी। जब मैंने परचेज वाउचर में एंट्री की थी तो उनको मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किसको कितना पेमेंट देना है। तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करके टैली के मुख्य मेन्यू में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बैलेंस शीट में चले जाना है। बैलेंस शीट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एल के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने के बाद सिंडिकेटर्स ग्रुप में आ जाना है। सिंडिकेटर्स क्या है कि जिनसे भी हमने परचेज की थी, जो जो हमारे सप्लायर थे उनके लेजर हमने सिंडिकेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाए थे, तो ग्रुप वाइज हमको यहाँ पर सभी की रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगी। अब आपको पेमेंट तो करना है, मगर पेमेंट करने से पहले यह भी तो देखना है कि किस किस का कितना पैसा हमारे पास है, तभी तो आप पेमेंट कर पाएंगे। तो सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप में आपको चले जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे एक ही जगह पर आपको जितने भी क्रेडिटर्स हैं, यानी जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, यानी जिनको भी आपको पैसा देना है, जिनका कुछ ना कुछ अमाउंट निकल रहा है, अब यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जितने भी आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, सारे के सारे क्रेडिटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसको कितना पेमेंट बाकी है तो क्रेडिट अमाउंट में यहाँ पर शो होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए राज कंप्यूटर के सामने क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए हमें इनको देने हैं क्योंकि हमने इनसे उधार परचेज की थी। अब हम इनको पेमेंट करेंगे तो 2 लाख रुपए हमें इनको पेमेंट करना है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो सुमित ट्रेडर्स को भी 225 रुपये हमें देने हैं, इनका भी क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिनका क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है उनके हमें पैसे देने हैं। अगर यही अमाउंट डेबिट अमाउंट में शो होता तो उसका मतलब होता है कि हमें उनके पैसे देने नहीं है, उनसे उल्टा लेने हैं, यानी हमारा पैसा उल्टा उनके ऊपर निकल रहा है। क्योंकि क्रेडिट अमाउंट जो है वह अमाउंट है पॉजिटिव अमाउंट, डेबिट हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमारा पैसा उल्टा उनके ऊपर निकल रहा है, यानी हमें उल्टा उनसे लेने देने नहीं है। ऐसी स्थिति कब बन सकती है, जबकि आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया है और आपने उनसे परचेज कम की करी है। इसके अलावा आप किसी को एडवांस पेमेंट देते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। जब आप एडवांस पेमेंट देंगे और परचेज बाद में करेंगे, मान लीजिए सुमित ट्रेडर्स को 50,000 रुपये एडवांस दे दिया तो वह डेबिट की कॉलम में 50,000 रुपये शो करेंगे, और जब आप इनसे परचेज करेंगे, मान लीजिए 70,000 रुपये की आपने परचेज कर ली, तो 20,000 रुपये क्रेडिट अमाउंट शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आकर साथियों आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको कितना कितना पेमेंट आपको देना है, वह आपको इस जगह पर शो हो रहा है, यानी सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के आधार पर हमें जिसको जितना पेमेंट करना है वह हम कर पाएंगे, यानी यहाँ पर वही लेजर शो होंगे जिनका कुछ ना कुछ बकाया होगा, और जिनका कुछ भी बकाया नहीं है वह लेजर यहाँ पर शो नहीं होंगे। यदि हमें यहाँ पर वह भी लेजर देखने हैं जिनका कुछ भी बकाया नहीं है, यानी कि हमें उनका कुछ भी नहीं देना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद शो ट्रांजेक्शन को यस करके इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे यहाँ पर वह लेजर भी शो हो जाएंगे जिनका कुछ भी बकाया नहीं है, उनके भी लेजर यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसा कि इसमें बालाजी ट्रेडर्स का लेजर शो हो गया, जिनकी क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि इनका कुछ भी बकाया नहीं है, इनका पूरा भुगतान हो चुका है, इसलिए इनके क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम में कुछ नहीं आ रहा। इस प्रकार हमने इसमें देख लिया कि किसको हमें कितना पेमेंट देना है। इसी के साथ दूसरी तरफ आ जाइए, आपको सैंडी डेटर्स भी लिखा हुआ मिलेगा। सैंडी डेटर्स का मतलब हमारे जो वायर हैं उनके जब हम लेजर क्रिएट करते हैं जिनसे हमें कुछ लेना होता है, यानी हम उनका लेजर क्रिएट करते हैं जिनसे हमें कुछ लेना होता है या जिन्हें हमने माल बेचा है। सैंडी डेटर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो यहाँ पर आ जाना होगा और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अलका एजेंसीज का डेबिट अमाउंट 43,853 रुपये शो हो रहा है। तो डेबिट अमाउंट पॉजिटिव अमाउंट है, यानी 43,853 रुपये हमें इनसे लेने हैं क्योंकि हमने इनको उधार माल बेचा था। इसी प्रकार दूसरा है कमल ट्रेडर्स, इनके सामने इनकी डेबिट अमाउंट 2,928 रुपये के शो हो रहे हैं, यानी 2,928 रुपये हमें इनसे लेने हैं। इसी प्रकार आपकी जितनी भी डेटर्स पार्टी होंगी उन सभी के लेजर इसी जगह शो हो जाएंगे और उनकी जो अमाउंट है वह भी शो हो जाएगी और नीचे सबका टोटल भी शो हो जाएगा। और यहाँ पर यदि क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है तो इसका मतलब वह निगेटिव अमाउंट है। क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है तो इसका मतलब आपके एडवांस में जो भी लेजर के सामने अमाउंट शो होगा तो आपने एडवांस में उनसे पैसा ले रखा है या आपने पैसा ज़्यादा ले रखा है और उनको माल कम सेल किया है, यानी यहाँ भी वही पार्टी शो होंगी जिनका बैलेंस निकल रहा है। जिनके बैलेंस नहीं निकल रहा है यानी जिनका
बैलेंस नील हो चुका है तो वह यहाँ पर शो नहीं होंगे। और यहाँ पर भी आप F12 की को प्रेस करके कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर में आने के बाद शो ट्रांजैक्शन को यस करके इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर वह भी लेजर शो हो जाएंगे जिनका कुछ बकाया भी नहीं है। अब चलते हैं बाउचर एंट्री में और अब हम एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल 2022 में मैंने आपको बताया था कि डेट की बाउंडेशन है, यहाँ पर हम केवल 1 और 2 तारीख में ही एंट्री कर पाएंगे। आप डेट पर ध्यान न दें, जो मेन काम की चीज़ है सिर्फ उस पर ध्यान दें। अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। यह हमने देख ही लिया कि किस किस का कितना पैसा हमारे ऊपर निकल रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, राज कंप्यूटर को पेमेंट करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथियों आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं दोबारा बैलेंस शीट में आता हूँ। बैलेंस शीट में आने के बाद एल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है। अगर आप किसी को कैश में पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये भी दिखना होगा कि आपके पास कैश है कितना। तो यहाँ पर देखिए 4,95,188 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है। और आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैश शेयर के बारे में कि आपका कितना और कैसा कैश है। इसी तरह से बैंक अकाउंट में देखें तो बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में है, जो इस जगह शो हो रहे हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे पास इतना पैसा होना भी चाहिए। अगर बैंक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, और कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं तो कैश के लेजर में भी इतना पैसा होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ फिर से बाउचर एंट्री में। पेमेंट बाउचर में आ गया। हमारी एक क्रेडिट पार्टी है आकाश ट्रेडर्स, तो 1 अप्रैल में ही मैं कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ। साथियों मैं पेमेंट बाउचर, रिसीट बाउचर और काउंटर बाउचर सभी को सिंगल एंट्री मोड में ही यूज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। सिंगल एंट्री मोड में आपको क्या करना है, पेमेंट बाउचर से जब भी आप एंट्री करने जाएं तो अकाउंट में हमेशा कैश का लेजर या बैंक का लेजर ही आएगा। बाकी आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, पेमेंट करेंगे तो आप कैश से पेमेंट करेंगे या फिर आप अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से करेंगे, चाहे चेक से करें, चाहे NEFT से करें, चाहे RTGS से करें, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें, सारा बैंक से पेमेंट होगा। या तो आप बैंक से पेमेंट करेंगे या कैश से पेमेंट करने जाएंगे, तो अकाउंट में हमेशा आपको कैश या बैंक का लेजर लगाना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनको कैश पेमेंट करने जा रहा हूँ। कैश पेमेंट किसको करने जा रहा हूँ, आकाश ट्रेडर्स को। तो पर्टिकुलर में आपको उस लेजर को लगा लेना है जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं। मैं किसको पेमेंट करने जा रहा हूँ, आकाश ट्रेडर्स को। जैसे ही मैंने आकाश ट्रेडर्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए आकाश ट्रेडर्स का बैलेंस भी शो हो रहा है। आकाश ट्रेडर्स का क्रेडिट बैलेंस है 15,803, यानी आज की डेट में हमें 15,803 रुपये देने हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है हमारी सप्लायर पार्टी का। 10,000 रुपये मैं इनको कैश में देने जा रहा हूँ, तो 10,000 रुपये मैंने अमाउंट डाली। तो इस तरह से साथियों आपको ये एंट्री कर लेनी है। जब भी आप किसी को कैश में पेमेंट करने जाएं तो आप इस तरह से पेमेंट कीजिए और अकाउंट में अपने कैश का लेजर लगा दीजिए, और पर्टिकुलर में जिसको भी आप पेमेंट करने जाएं उसका लेजर लगा दीजिए, और अमाउंट में जो अमाउंट दे रहे हैं वह अमाउंट डाल दीजिए और इस तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैंने इस तरह से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अगली जो एंट्री है साथियों, वह हम बैंक के माध्यम से पेमेंट करने जा रहे हैं। अब बैंक के माध्यम से हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, इसको मैं यहाँ पे अकाउंट में ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लिया तो देखिए यहाँ पर बैंक बैलेंस भी आ गया। अब राज कंप्यूटर के 2 लाख रुपए निकल रहे हैं, जिसमें मैं इनको 1 लाख रुपए इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट में अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ले लिया, और यहाँ पर्टिकुलर में मैं ले लूँगा राज कंप्यूटर का ले लिया। तो देखिए 2 लाख रुपए इनके हमारे ऊपर निकल रहे हैं, और 1 लाख रुपए मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। 1 लाख रुपए जैसे ही मैंने इसमें डाले तो देखिए राज कंप्यूटर का बैलेंस अब रह गया 1 लाख रुपए। तो राज कंप्यूटर का बैलेंस 2 लाख से 1 लाख रह जाएगा। एंटर प्रेस किया अब साथियों हम आ गए बैंक एलोकेशन में। बैंक एलोकेशन में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर साथियों आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दे सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उससे आप रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कॉलम आपको मिल रहे हैं। ये कॉलम कहाँ से आते हैं, कुछ तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, और आपको कॉन्फ़िगर में आना होता है। और कॉन्फ़िगर में आने के बाद जो भी आपको यस कर देंगे, यानी जिसको भी आप यस कर देंगे उससे रिलेटेड बैंक एलोकेशन में कॉलम आ जाएंगे, और उससे रिलेटिव जानकारी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए सो इंस्ट्रूमेंट नंबर ड्यूरिंग बाउचर क्रिएशन, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको चाहिए तो उसको डालना है, तो उसको आप यस कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन है, देखिए शो ट्रांजेक्शन मोड फॉर ई पेमेंट्स के ट्रांसफर मोड को आप वहाँ पर लाना चाहते हैं बैंक एलोकेशन में, तो आप इसको भी यस कर दीजिए। तो यस
तो यहाँ से यस और नो करके आपको जो भी कॉलम चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ से वह सब सेटिंग कर सकते हैं। यस करेंगे तो बैंक एलोकेशन में उससे रिलेटेड कॉलम आ जाएंगे और उस कॉलम से रिलेटेड जानकारी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और जो वहाँ पर यस हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से नो कर दीजिए, तो वह यहाँ से हट जाएंगे। अब हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके बाहर आ गए। अब हम चेक पर आ गए। यहाँ पर मैं स्पेस की प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस की प्रेस की तो देखिए ट्रांजेक्शन टाइप खुलकर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो मोर। शो मोर पर आप कर दीजिए क्लिक। क्लिक करते ही जितने भी ट्रांजेक्शन टाइप हैं वह यहाँ पर आ गए। एटीएम कार्ड, चेक, ईसीएस, ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडी, पीओ, अदर्स। तो इसमें से आप कौन सा आपको करना है तो वह आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ, वह करने जा रहा हूँ चेक से। चेक से करने जा रहा हूँ तो मैंने चेक को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर के कॉलम में हम चेक नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि हमें बाद में ही पता रहे कि हमने इनको कौन से चेक के द्वारा इनको 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है। तो वह डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें डाल रहा हूँ 00989507। यह डाल दिया और जो मैंने इनको चेक दिया है उस पर डेट क्या है तो वह डेट इंस्ट्रूमेंट डेट की कॉलम में डाल दीजिए। तो इस तरह से साथियों आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन में यदि आपको कुछ लिखना है तो आप नरेशन में लिख सकते हैं। जब भी आपको किसी को बैंक के माध्यम से पेमेंट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग अकाउंट्स की। 1 अप्रैल में हमारे जो ऑनर हैं उन्होंने पैसा लगाया था और उन्हें 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है और हमारी कंपनी के पास कैश है, तो मैं अकाउंट में कैश ले लूँगा। यानी जो ऑनर हैं वह जब भी कभी कंपनी से पैसा निकालेंगे तो वह एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। ड्राइंग का लेज़र आपको यहाँ पर लगा देना है। ड्राइंग का लेज़र कैसे बनाना है ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये लेज़र मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है और 5,000 रुपये की इनको ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर डाल दिए 5,000 रुपये। यानी 5,000 रुपये का इनको पेमेंट कर दिया, जिसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही करनी होगी। इसके बाद साथियों बैंक जो हमारे ऊपर चार्ज लगाती है उसकी एंट्री भी साथियों आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। बैंक हमको सुविधाएं देता है और उसके बदले में वह हमसे चार्ज भी लेता है और उस अमाउंट पर 18% जीएसटी भी लगाता है। तो अकाउंट में मैं क्या करता हूँ, अकाउंट में लगा देता हूँ वही बैंक जिस बैंक ने चार्ज लगाया है। तो अकाउंट में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा दिया, क्योंकि बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया है और बैंक ने क्या किया है कि हमने बैंक से चेकबुक इशू कराई थी, उसका इन्होंने 354 रुपये हमारे ऊपर चार्ज किया, जिसमें कि 300 रुपये तो उनका सर्विस चार्ज था और 300 रुपये पर 18% जीएसटी यानी 54 रुपये। अब ये 54 रुपये पे हम पे करके आए हैं जीएसटी के, इनकी हम साथियों इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम भी कर सकते हैं, इसकी छूट ले सकते हैं। तो किस तरह से आपको एंट्री करनी है वह मैं आपको बताता हूँ। मैं बैंक चार्ज की एंट्री करने जा रहा हूँ और बैंक चार्ज पर जो हम जीएसटी पे करके आएंगे 54 रुपये, यानी 300 रुपये तो सर्विस टैक्स के थे और 54 रुपये उन्होंने हमारे ऊपर जीएसटी लगाए थे, तो उसकी हम आईटीसी क्लेम करेंगे। यह सर्विस परचेज का मामला हो गया। जिस तरह से हम गुड्स परचेज करते समय जो भी टैक्स पे कर आते हैं उसकी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, यानी उसकी हम छूट लेते हैं। उसी तरीके से हम सर्विस परचेज कर रहे हैं बैंक से, तो हम इस पर 54 रुपये की छूट लेंगे। तो किस तरह से करना है, उसके लिए साथियों मैंने बैंक चार्ज का लेजर क्रिएट नहीं कर रखा, तो डायरेक्ट एल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं और बैंक चार्ज का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और ऐसा लेजर क्रिएट करना है जिससे कि हम जीएसटी भी क्लेम कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ बैंक चार्जेस। एक ही लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। बैंक कई तरह के चार्ज लगाता है, जैसे एसएमएस चार्ज लगाता है, कैश हैंडलिंग चार्ज लगाता है, इसके अलावा बैंक चेक बुक इशू चार्ज लगाता है, यानी इस तरह के बहुत सारे चार्ज लगाता है। इसके अलावा हम चेक के द्वारा एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं तो वह भी चार्ज भी हमारे ऊपर बैंक लगाता है। तो उन सभी में हम बैंक चार्ज का लेजर यूज़ करेंगे और उस पर हम जो भी टैक्स पे करके आए हैं उसकी छूट भी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया बैंक चार्जेस @ 18%। अगर आपको बैंक चार्जेस पर आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो आप साधारण बनाइए, वह भी मैं आपको अभी बता दूंगा। फिलहाल मैं बैंक चार्ज @ 18% का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। साथियों ये जो रहेगा वह रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यू आर फैक्टर को मैं नो रखूँगा। इसके बाद आ गया इस जीएसटी एप्लीकेबल, हमें एप्लीकेबल करना है। इसके साथ ही साथ सेट अल्टर जीएसटी को मैं यस करूँगा और यहाँ पर 18% जीएसटी टैक्स रेट करूँगा। तभी तो क्या होगा, जो अमाउंट है उस पर हम जो जीएसटी पे करके आए हैं उसको वहाँ पर डाल पाएंगे और उसके साथ हम उसको क्लेम भी कर पाएंगे। तो सेट अल्टर जीएसटी को मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद एंटर प्रेस करना है और आ जाएंगे जीएसटी डिटेल्स के लेजर में। अब आपको जो बैंक चार्ज का जो लेजर है उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है।
यह सर्विस है तो इसका कोई HSN कोड होगा तो वह आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी इसका HSN कोड है वह आप HSN कोड के कॉलम में डाल देंगे। इसके अलावा नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा कर्सर आ गया। अब साथियों क्या है कि ये जो बैंक है हमारी स्टेट में ही होगी, स्टेट क्या हमारी सिटी में ही होगी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में साइड में जो लिस्ट खुलकर आ जाएगी, यहाँ पर आपको लेना है परचेज टैक्सेबल। जैसे ही मैंने परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये परचेज टैक्सेबल हो गया। यानी हम अपनी ही स्टेट के यानी जो हमारी बैंक है उससे हम सर्विस परचेज कर रहे हैं, जो परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हमारी स्टेट से बाहर की बैंक होती तो यहाँ पर हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करना होता। इसके बाद टैक्स टाइप में आ गए, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% लगा दिया, 9% CGST और SGST में हो गया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करके सेव कर लूँगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया। 354 रुपये बैंक चार्ज हमारे ऊपर लगा रहा है, जिसमें कि 300 रुपये तो बैंक का सर्विस चार्ज है जो चला जाएगा साथियों बैंक चार्ज @18% के कॉलम में। अब मैं यहाँ पर CGST लगाऊंगा। साथियों 27 रुपये यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट होकर नहीं आएंगे। अगर आप परचेज वाउचर में आप इसकी एंट्री कर रहे होते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक CGST और SGST कैलकुलेट हो जाती है। यदि ये एंट्री हम परचेज वाउचर में कर रहे होते तब, ये हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं। पेमेंट वाउचर में करेंगे तो हमें यहाँ मैनुअली डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर CGST डाल दिया 27 रुपये और SGST डाल दिया 27 रुपये। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइम में अदर कर देना है और नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वह लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया चेक बुक इशू चार्जेस, यानी बैंक चार्ज का लेजर हमने एक ही बनाया था। इसी प्रकार SMS चार्ज देंगे तो आप यहाँ पर SMS चार्ज लिख देंगे, यानी जो भी चार्ज आप पे कर रहे हैं उसके बारे में आप नरेशन में डाल देंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने बैंक को किस चीज़ का चार्ज पे किया है और एक ही लेजर से काम हो जाएगा। अलग अलग लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है। अब फिर से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ले लेते हैं। अगर आप बैंक चार्ज का नॉन GST लेजर बनाना चाहते हैं और GST क्लेम नहीं करना चाहते तो इसके लिए मैं यहाँ पर आकर एल्ट के साथ C प्रेस करता हूँ। ऐसे बैंक चार्जेस जिस पर कि आप टैक्स जो पे कर आए हैं उस पर आप ITC क्लेम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक चार्जेस नॉन GST। इस तरह का लेजर आपको बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए, बैंक चार्जेस नॉन GST कर दीजिए। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, इस GST एप्लीकेबल कर दीजिए नॉन एप्लीकेबल। तो इस तरह से साथियों आप इस लेजर को भी क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए आप 17 रुपये 70 पैसे SMS चार्ज देकर आए हैं तो हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे। जैसा कि 15 रुपये इस पर SMS चार्ज है और 2 रुपये 70 पैसे इस पर टैक्स होगा, और हम सोचते हैं कहाँ 2 रुपये 70 पैसे के चक्कर में हम कहाँ ज़्यादा लिखापढ़ी करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए पेमेंट वाउचर में मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन सी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, किस तरह से आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है, कौन कौन से पेमेंट आपको किस प्रकार से करने हैं, बैंक चार्जेस इसका पेमेंट कैसे करना है, ड्राइंग अकाउंट इसका पेमेंट कैसे करना है। यानी जब भी आपको किसी अन्य को पेमेंट करना है तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। अकाउंट में हमेशा कैश या बैंक का लेज़र ही आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अकाउंट में हमेशा कैश या बैंक का लेज़र ही आएगा, किसी अन्य का लेज़र आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। अगर आप कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं तो कैश का लेजर लगा दीजिए, बैंक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो जिस भी बैंक से पेमेंट करने जा रहे हैं उस बैंक का लेजर लगा दीजिए, और पर्टिकुलर में हमेशा उसका लेजर लगाना है जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं। यानी जिस भी व्यक्ति को फर्म को पेमेंट कर रहे हैं उसका लेजर पर्टिकुलर में आ जाएगा। अमाउंट में अमाउंट डाल दीजिए कि आपने कितने अमाउंट की पेमेंट की है, बैंक अलाउंस में उसकी जानकारी दे दीजिए, और नरेशन में जो भी नरेशन डालनी है वह डाल दीजिए। इस तरह से आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब साथियों इसके बाद सीखेंगे रिसीव वाउचर में एंट्री करना, कि टैली प्राइम के अंदर रिसीव वाउचर में किस प्रकार से और कैसे एंट्रियां की जाती हैं और कौन कौन सी एंट्रियां रिसीव वाउचर में की जाती हैं। तो अगली वीडियो में आता हूं रिसीव वाउचर की एंट्री के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके बाय बाय साथियों, जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ।